आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है मेरठ सिटी से। मेरठ सिटी का एक न्यू मैरिज कपल, एक का नाम अंजू और एक का नाम रवीश, मिडिल क्लास परिवार होने की वजह से कोई भी फैसला लेते थे तो बड़ा सोच समझ कर लेते थे। अब इन्होंने ये सोचा कि भाई चलो क्यों ना, हमारी शादी हुई है, हम भी शिमला कुल्लू मनाली वगैरह घूम कर आए। तो यहाँ पर रवीश ने इससे थोड़ा सा समय मांगा कि देखो अभी तो खैर नहीं जा सकते, काफी ज्यादा खर्च हो गया है, चलो मई जून के महीने में हम चलेंगे। अब यहाँ पर अंजू भी बर्दाश्त कर लेती है। जैसे ही मई जून का महीना आता है तो अंजू रवीश को कहना शुरू कर देती है कि तुमने जो प्रॉमिस किया था उसको यहाँ पर पूरा करो। और यहाँ पर रवीश भी मना नहीं करता, अपनी एक छोटी सी कार पर जो भी कपड़े शपड़े थे रखते हैं और मेरठ से निकल जाते हैं शिमला के लिए। और इनकी गलतियां ये रही कि इन्होंने पहले से कोई भी होटल की बुकिंग नहीं की थी। अगर पहले बुकिंग कर लेते तो शायद क्या पता ये आर्टिकल भी आप तक ना आता। और ये जैसे ही शिमला पहुंचे हैं, जब इन्होंने अपने हिसाब के होटलों का पता किया तो भाई सारे के सारे होटल यहाँ पर फुल नजर आए। और अंजू काफी ज्यादा टेंशन में ये सोचे कि रवीश अगर हमको होटल नहीं मिला तो क्या हमको सड़क पर सोना पड़ेगा। तो यहाँ पर रवीश बोला चल अंजू टेंशन मत ले, ऊपर वाले ने चाहा तो हमको भी कोई ना कोई हमारे बजट अनुसार होटल मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा करते हैं भाई, काफी भूख भी लग रही है, 7 साढ़े 7 हो गए हैं, चल पहले ये जो सामने ढाबा दिख रहा है यहाँ पर खाना खा लेते हैं। और यहाँ पर अंजू उससे ये कहती है कि देखो खाना खाने से पहले होटल का पता कर लो भाई, रात भी तो गुजारनी है। और ठीक सामने एक इनको 5 स्टार होटल भी दिख रहा था। तो यहाँ पर रवीश बोला चिंता मत करो, इस वाले होटल में मैं पता कर कर आता हूँ। और अंजू ये बोली कि मुझे तो ये होटल बड़ा महंगा लग रहा है रवीश, हमारे बजट से ऊपर का है। तो यहाँ पर रवीश कहता है कोई बात नहीं भाई, एक रात तो गुजारनी है, कल सुबह होते ही कहीं और कमरा ले लेंगे। लेकिन जिस स्पीड के साथ रवीश उस होटल में घुसा था उतनी दुगनी स्पीड से वापस आया। अंजू बोली क्या हो गया रवीश, तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा हुआ लग रहा है। तो यहाँ पर रवीश ने ये कहा कि इस होटल का एक रात का भाड़ा 7 से 8 हजार रुपए है और भैया इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि इतने महंगे होटल में हम रुक जाएं। अब यहाँ पर अंजू फिर टेंशन में कि भाई कहाँ रुकेंगे। तो यहाँ पर रवीश ने कहा चल तू 2 मिनट शांति रख, पहले हम यहाँ पर खाना खाते हैं और इसी ढाबे वाले से ही पूछ लेंगे कि भाई कोई होटल हो तो बता। अब ये इन्होंने जैसे ही अपना उस ढाबे में खाने का ऑर्डर दिया है, एक साइड में टेबल कुर्सी पर बैठ के ये खाना खा रहे थे। अब जो लड़का इनको खाना दे रहा था तो उसी लड़के से इन्होंने कहा कि यार कोई बाबू ऐसा होटल हमको बताओ जो थोड़ा सस्ता भी हो और जो हम यहाँ पर रात आसानी से गुजार लें, क्या कोई तेरी नजर में है क्या। तो वो लड़का बोला भैया बिल्कुल मिल जाएगा, होटल की कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है, लेकिन भैया तुमको करना ये पड़ेगा, ये होटल जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी आगे जाकर 500 मीटर नीचे उतरकर एक बड़ा दुमंजिला बना हुआ बड़ा प्यारा होटल है, आप वहां पर चले जाओ। अब ये उसी वेटर से जिद करने लगे कि बाबू ऐसा कर तू ही हमारे साथ चल, भैया कहाँ हमने अपनी कार खड़ी करनी है, क्या पार्किंग है, रात के अंधेरे में हमको पता नहीं चलेगा। और वही वेटर इनके साथ चला जाता है। थोड़ा सा नीचे उतरकर एक छोटी सी पार्किंग बनी हुई थी जहां पर 3-4 कारें पहले से खड़ी हुई थी। रवीश ने भी जाकर अपनी कार वहीं पर लगा दी और उसी वेटर ने कहा कि भैया थोड़ा सा बस और नीचे उतर के लेफ्ट साइड में ये सामने वाला होटल है, चलो मैं आपको कमरे तक ही छोड़ आता हूं। अब ये जैसे ही ऊपर वाले माले पर इनको लेकर जा रहा था तो अंजू ये बोली कि भैया नीचे नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर वेटर ये कहता है कि देखो दीदी नीचे 6,000 रुपए का है, ऊपर कमरा आपको सस्ता मिलेगा। और ये जैसे ही सेकंड फ्लोर पर गए हैं तो भाई कमरा इन्होंने देखा, काफी ज्यादा इनको पसंद आया और वेटर से ये पूछा कि इसका कितना भाड़ा है। तो उसने ये कहा कि भैया ज्यादा
ज्यादा नहीं, सिर्फ 1500 रुपए है। और ये दोनों जने काफी ज्यादा खुश हुए और भाई दवीश ने 200 रुपए निकाले, उस वेटर को ये कहा कि ये बाबू मेरी तरफ से तुट्टी पर रख ले। और वो वेटर भी इनको काफी हंसते हुए खुशी से बाय बोल कर गया कि सर किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक इशारा कर देना। और ये वेटर अपना गया है, इन्होंने दरवाजा बंद किया है और यहाँ पर लगभग 10-5 मिनट इन्होंने टीवी भी ऑन किया, टीवी देखा। तो अंजू ये बोली कि भैया मोबाइलों की बैटरी लो हो रही है, तुम्हारी कार में चार्जर पड़ा होगा, चार्जर लाए हो या नहीं लाए हो। तो यहाँ पर रवीश अपने माथे पे हाथ मारता है कि अरे यार चार्जर तो मैं घर से लाना ही भूल गया, अच्छा खासा मैंने अपनी टेबल पे रखा था कि निकलेंगे भाई चाब उठा लेंगे, लेकिन तेरी वजह से देर हुई। तो इनकी एक मीठी सी नोक झोंक हुई। तो यहाँ पर फिर अंजू ने ये कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह होते ही उसी ढाबे वाले की दुकान पे भैया उससे चार्जर मांग लेंगे आधे पौने घंटे के लिए। और ये जैसे ही सोने को हुए हैं, लगभग 11 से 12 का टाइम हुआ होगा, तो एक छोटे बच्चे की इनको रोने की आवाज आने लगी। अब ये जैसे ही आवाज सबसे पहले अंजू को सुनाई दी तो अंजू को बड़ा अजीब सा फील हो कि भाई बच्चे तो हमने भी आवाजें सुनी है, लेकिन ये रुक रुक कर जो बच्चा रो रहा है ना, बड़ा ज्यादा अजीब लग रहा है। यहाँ पर फिर उसने रवीश से कहा कि रवीश ऐसे ऐसे मुझे बच्चे की आवाज आ रही है। तो रवीश ने ये कहा कि चल कोई बात नहीं भाई, पड़ोस वाले कमरे में किसी का बच्चा होगा, अब उनको बताओ हम क्या कह लेंगे। लेकिन जैसे ही एक आध घंटा और बीता है तो ये आवाज काफी ज्यादा तेज आना यहाँ पर शुरू हो गई बच्चे की। अब यहाँ पर रवीश भी उठकर बैठ गया और ये बोला कि भाई आवाज तो वाकई ही तेज आ रही है। तो अंजू ने ये कहा कि देखो रवीश मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, तुम जरा 2 मिनट के लिए इस कमरे में लाइट जलाओ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस बच्चे की रोने की आवाज हमारे ही कमरे के अंदर से आ रही है। और ये जैसे ही लाइट जलाते हैं फिर ये सोचते हैं कि चलो कुछ देर टीवी देख लेते हैं। और जो उनकी एलईडी लगी थी, लकड़ी का फ्रेम था, तो उसके पीछे से इतना बड़ा छेद था और इनको क्या दिखा है कि उसी छेद में से कोई बच्चा इनको झांक रहा है और दोनों की नजर पड़ी है। अब ये जैसे ही देखा तो रवीश बोला वो बच्चे कहां से तू आया है, इतना कहा है और एकदम से इनके कमरे की लाइट जल बुझ हुई है। 3 सेकंड के लिए लाइट बुझी है और वो बच्चा उस सुराग से निकला है और सीधा बंद दरवाजे से भाई ये बच्चा हो गया पार। अब ये रवीश सोचे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, दरवाजा हमने बंद कर रखा है और वो बच्चा भाई साहब इस तरीके से आया पार हो गया। इतना इनका सोचना समझना हो रहा था। अब यहाँ पर फिर से उसी बच्चे की बाहर काफी ज्यादा तेज रोने की आवाज आना शुरू हो गई। तो अंजू ये बोली कि देखो भाई रवीश मुझे तो लग रहा है इस होटल में डर, और ऐसा करते हैं हम यहाँ से चले चलते हैं, जान है तो भैया जहान है। और इन्होंने क्या किया, रवीश उठा है और अपना दरवाजा खोलने की इसने कोशिश करी। तो अंजू से ये बोला रवीश कि लगता है बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है। तो अंजू का ये कहना था कि भाई जहां तक मुझे पता है होटलों में बाहर से तो कोई कुंडी होती ही नहीं है, तो भाई बंद करेगा तो करेगा कौन। और यहाँ पर रवीश ने ये सोचा कि चलो जी जहां पर चाबी लगती है उस सुराग से मैं झांक कर देखता हूं। और जैसे इसने झांक कर देखा है तो उस पतली सी गैलरी में एक बच्चा इनको इधर से इधर आता हुआ दिख रहा है और वो बाहर खड़ा होकर काफी ज्यादा तेज तेज रो रहा है। तो रवीश ने फिर कहा कि ओ बच्चे, तू भैया जिसका भी है हमारा दरवाजा खोल दे, हमारे दरवाजे की कुंडी क्यों लगाई है। इतना कहा है लेकिन भाई दरवाजा कहाँ खुले, 2 मिनट के बाद ये बच्चा भी दिखना बंद हो गया। अब यहाँ पर रवीश और अंजू को कुछ समझ ना आए और इधर इनको भाई भूख भी लगने लगी। अंदर कुछ एक फल रखा था, रवीश ने क्या किया वहीं से सेब केला उठाया खाने लगा। तो अंजू ये बोली कि ऐसा भैया खाना सही नहीं रहता, क्या पता कब का कैसे पड़ा है। तो यहाँ पर रवीश बोला टेंशन मत करो, तुम भी एक आधा फेल सेब केला खा लो भाई, मुझे तो लग रही है भूख। तो इन्होंने काफी अपने मन को समझाया और ये कहा कि देखो अंजू इन सब बातों में ज्यादा पड़ना सही नहीं रहता भाई, अगर हम जितना नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे नेगेटिविटी हमारे पर उतना
ज्यादा हावी होगी और तुम भगवान का नाम लो, कोशिश करो सोने की। और इन्होंने फिर से लाइट बंद करी है तो क्या हुआ, ठीक एलईडी के पास खड़ा हुआ इनको वही बच्चा फिर से दिखा है। अब ये जैसे ही दिखा है, जितनी फुर्ती से दबीश उठा बेड से, उतनी ही फुर्ती से वही बच्चा उसी बंद दरवाजे से भाई ये पार हो गया। अब यहाँ पर रवीश के भी पसीने छूटने लगे कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। इसने काफी ज्यादा दरवाजा खटखटाया कि भैया कोई बाहर हो तो हमारा दरवाजा खोल दो, भैया हम अंदर बंद हो चुके हैं, भैया हमारा दरवाजा खोल दो। और दोनों की हालतें बुरी होती जा रही हैं। अब यहाँ पर जैसे ही रवीश ने उसी दरवाजे के नीचे से सोचा किसी को झांक कर देखता हूं, तो इसको क्या दिखा है कि एक छोटे बच्चे के पैर हैं जो इधर से इधर आते जाते इनको दिख रहे हैं। और ये अपनी तरफ से श्योर थे कि ये कोई बच्चा है जो हमारे साथ शैतानी कर रहा है। और इसी तरीके से ही ये अपना कमरे में बंद हैं और थोड़ा सा समय और बीतता है तो बाहर इनको भाई बातों की आवाज आने लगी कि जैसे कोई आपस में बात कर रहा है फुसफुसा कर। रवीश फिर उठता है कि अगर कोई आप हमारे दरवाजे के बाहर खड़े हो तो प्लीज हमारा दरवाजा खोल दो, भैया हम अंदर बंद हो चुके हैं। और इधर इनके दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए थे और इनको नहीं पता चल रहा था कि इस समय हमारा दिन हो गया है बाहर और क्या दिन है, क्या कुछ भी टाइम का बिल्कुल अंदाजा नहीं लग रहा था। और एक विंडो थी इनके कमरे में और जैसे ही उसको खोल रहे हैं तो बिल्कुल जो पहाड़ की चट्टान थी साथ में चिपकी हुई, उसकी वजह से ये भी ना पता चले कि भैया इस वक्त बाहर रात है या भाई दिन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समय और आगे को बीतता है तो किसी की आवाज साफ साफ आने लगी जैसे एक दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर रवीश ने काफी तेज तेज दरवाजा पीटा है कि भाई साहब अगर आप बाहर हो तो प्लीज हमारा दरवाजा खोल दो, हम भाई साहब यहाँ पर अंदर फंस चुके हैं। अब बाहर से भी जब आवाज आई कि भाई साहब आप टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पीछे को 2 कदम खींचो क्योंकि ये जो दरवाजा है अंदर को खुलता है। उस बंदे ने इनका दरवाजा खोला है और ये काफी ज्यादा घबराए हुए, काफी ज्यादा सांस इनकी फूल रही थी। तो यहां पर उस बंदे ने पूछा कि भाई साहब क्या हो गया, बड़ी आप टेंशन में लग रहे हो। तो यहां पर अंजू का ये कहना है कि भैया हम ऐसे ऐसे कल रात को इस जगह पर आए थे और अभी भी रात ही है और हमको किसी ने बाहर से बंद कर दिया और एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तो वो बंदा इनकी कोई भी बात समझ नहीं रहा था कि कल रात को हम आए थे, आज ये हो गया, आज ये हो गया। उस बंदे ने ये कहा कि भाई साहब एक बात मुझे पहले आप क्लियर करो, कल रात को तो मुझे कोई यहाँ पर आता हुआ दिखा नहीं, आप किस डेट को यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर रवीश ने ये कहा कि भाई साहब हम 21 तारीख को 21 मई को इस होटल में हम आए हैं और ये रात रुके हैं। तो यहाँ पर वो बंदा कहता है कि भाई साहब आज 23 तारीख की रात हो चुकी है और आप क्या तब से यहाँ पर बंद हो। अब जब इतना सुना है ये दोनों जने उस कमरे से भागे, लेकिन जैसे ही बाहर की तरफ गए हैं तो भाई यहाँ पर 7:30-8 बजे का समय और काफी तेज यहाँ पर बारिश हो रही थी। और वो बंदा ये कहता है कि भाई साहब अभी आप रुक जाओ, बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, खाली कल को आपको कुछ हो हवा गया तो भैया घर भी पहुंचना बड़ा भारी पड़ जाता है। लेकिन जो अंजू थी उसका ये कहना था कि भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें इस भूतिया होटल से निकाला। तो यहाँ पर वो बंदा कहता है कि भाई साहब ऐसा करो, एक छतरी मेरे पास है, आप ये छतरी ले लो और अपना आराम से चले जाओ। तो यहाँ पर रवीश ने ये कहा कि भैया इसके पैसे कितने हुए। तो वहाँ का बंदा कहता है भैया पैसे की कोई जरूरत नहीं है, आप ये छाता लेकर चले जाओ। और ये उसी कच्चे पक्के पगडंडियों वाले रास्ते से ऊपर चढ़ते हुए चले आ रहे हैं। जब इन्होंने पार्किंग में अपनी कार देखी है तो इनको यहाँ पर अपनी कार भी नहीं दिखी।
अब यहाँ पर रवीश ने ये सोचा कि लगता है ये सारा ढाबे वाले की मिली भगत है, क्योंकि उसके लड़के ने ये बताया था कि ये होटल हमारे ढाबे मालिक का है, उसी ने ही हमारी कार भी चुरवा दी। और ये काफी ज्यादा गुस्से से निकले हैं, उसी सड़क पर पहुंचे और ये जैसे ही ढाबे के बराबर में गए हैं तो एक ढाबा मालिक बैठा था और उसके अलावा कोई भी नहीं था और काफी तेज बारिश हो रही थी। अंजू ने काफी गुस्से से कहा कि भाई साहब ऐसा किसी के साथ मत करना जैसा आप लोगों ने किया। अब यहाँ पर वो भी कंफ्यूज कि हमने बहन जी क्या कर दिया आपके साथ। तो यहाँ पर फिर रवीश कहता है कि भाई साहब इतने सीधे मत बनो, पहले तुम अपने उस वेटर को बुलाओ जिसने तुम्हारे होटल का हमें कमरा दिखाया था। तो यहाँ पर ढाबे वाला कहता है कि भाई साहब कौन सा हमारा होटल, कौन सा लड़का, भैया छोटी सी मेरी दुकानदारी है, मैं तो यहाँ पर अकेला ही खाना खिलाता पिलाता हूँ और मेरे पास यहाँ पर कोई लड़का नहीं है। फिर अंजू कहती है कि भैया वो जो यहाँ से नीचे उतरकर 500 मीटर की दूरी पर एक होटल है वो क्या आपका नहीं है? फिर वो होटल मालिक कहता है कि बहन जी वो मेरा कोई होटल नहीं है। अच्छा आप उसकी बात कर रहे हो जो बच्चा रोने वाला सीन हुआ है काफी लोगों के साथ, क्या आप उस होटल की बात कर रहे हो? तो यहाँ पर अंजू कहती है हाँ जी। फिर होटल वाला ये कहता है कि बहन जी मैं मान नहीं सकता कि आप उस होटल में रुके हो, क्योंकि जो भी उस होटल में रुका है तो उसी होटल के जो भी बच्चे की आत्मा है उसने एक को रोक लिया है तो एक को ही जाने दिया है। जब इतनी बात सुनी है तो ये काफी ज्यादा डरे भी और फिर रवीश कहता है कि भाई साहब ये फालतू की बातें मत आप मिलाओ, और हमारी यहाँ पर कार भी खड़ी थी नीचे को काले से कलर की और भाई साहब हमारी कार भी गायब है, हम पुलिस के पास जाएंगे आपको भी फंसाएंगे। तो यहाँ पर फिर होटल वाला कहता है कि भाई साहब आपकी कार, अरे भैया यहाँ से 5 कदम की दूरी पर देखो वो सामने आपकी कार खड़ी है और वो दुकान मालिक रोज आकर मुझसे पूछता है कि भैया ये कार किसकी है, ये कार हटवाओ मेरी दुकान की आड़ हो रही है, और भैया यहाँ से अपनी आप कार हटाओ, और रही बात मेरे यहाँ कोई भी लड़का नहीं है। और भाई साहब एक काम ये करना, यहाँ से सीधा किसी मंदिर में जाओ, क्योंकि जो भी उस बच्चे की आत्मा है तो एक को तो साथ लेकर जाती है। इतना कहा है और इन्होंने डरते डराते सीधा अपनी कार तक पहुंचे हैं और अपना भैया जो कपड़े लगते थे सब का सब उसी होटल में भूल गए और भी सामान उसी होटल में भूल गए और इनके मोबाइल भी वहीं के वहीं छूट गए। अब ये जैसे ही कार में आके बैठे हैं इन्होंने ये सोचा कि चलो जी अब हम यहाँ से निकलते हैं। कार मुड़ाई है, सीधा मेरठ के लिए जैसे ही निकले हैं, अभी मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे, 10 मिनट आप लगा लो हुए होंगे, तो उसी की कार की पीछे वाली सीट पर इनको फिर से वही बच्चा बैठा हुआ दिखा और काफी तेज तेज रोने की आवाज आई। जब अंजू और रवीश ने पीछे मुड़कर देखा तो अंजू यहाँ पर घबराई और ये बोली कि ओ बच्चे अगर तुझे ले जाना है तो मुझे ले जा, मेरे पति को यहाँ पर छोड़ दे। अब यहाँ पर रवीश बोला कि क्या बात कर रही है, पागल हो गई है क्या? अब यहाँ पर इन्होंने अपना थोड़ा सा नियंत्रण गाड़ी का जैसे ही खोने को हुआ तो एक कोने पे गाड़ी रोकी है और इनकी किस्मत इतनी अच्छी, आपने देखा होगा पहाड़ पर छोटे छोटे भाई मंदिर वगैरह बने हुए होते हैं, तो अंजू को एक मंदिर बना हुआ दिखा और ये जैसे ही उतरी है वो बच्चा भी इनके अगल बगल और रोने की आवाज इनकी कार से काफी ज्यादा तेज। अंजू रवीश का हाथ पकड़ती है, उसी मंदिर के पास जैसे जाती है और वो मंदिर किसी और का नहीं, वो मंदिर था हनुमान जी का। उनके आगे अरदास लगाई, उनके आगे भाई ये कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान हमारी जान बचाओ, आज हम इस विपदा में फंस गए हैं। वो प्रेत बच्चा अभी भी हमको गाड़ी में बैठा हुआ दिख रहा है, हे भगवान हो सके तो हमारी जान बचाओ। वहां पर इन्होंने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और आधा पौना घंटा वहां पर
ये खड़े रहे और एक आधी गाड़ी जैसे इनके पास से निकली है तो उस गाड़ी से वो बच्चा इनको नहीं दिखा और इन्होंने क्या किया है, वहीं पर ही जो तिलक की डिब्बी रखी हुई थी, जो इनकी समझ में आया, इन्होंने सीधा तिलक अपने माथे पे लगाया, रवीश के माथे पे लगाया और थोड़ा थोड़ा अपनी कार के अंदर वाले शीशों पर वो तिलक इन्होंने चारों पांचों पर लगाया। अब ये लगाने के बाद इनको ये फील हुआ कि भाई अब हमारे साथ ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती और एक हौसले के साथ ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। सीधा ये अपनी गाड़ी भाई मेरठ के लिए दौड़ाते हैं और अगली सुबह ये अपना घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद इन्होंने अपना ये वाकया अपने रिश्तेदारों को भी बताया, काफी लोगों को बताया। जब उन्होंने सुना तो उनको भी काफी ज्यादा डर लगा। फ्रेंड्स, ये जैसा आर्टिकल उन्होंने मुझे भेजा वैसा मैंने आपको सुना दिया। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।